हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के नए वीडियो में, जिसमें आज हम एनडीए का टॉपिक एनर्जी कवर करने वाले हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम वर्क और पावर, कार्य तथा ऊर्जा को पढ़ चुके हैं और आज हम शक्ति पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में वर्क और एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति के बारे में आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के कार्य होते हैं। उसके अलावा हम ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर हम, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति की जो डेफिनेशन है काफी इजी है। देखो, कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी काम को करता है ना, आपने सेम टास्क दिया है दो व्यक्तियों को। जो व्यक्ति उस काम को जल्दी कर लेगा, आप बोल दोगे कि उस व्यक्ति में ज्यादा शक्ति। मान लो कि कोई जिम में दो लड़के गए हैं या फिर दो लड़कियां गई है, जो भी क्या है, क्या कर रहे हैं, डंबल से वो डंबल उठा रहे हैं और अपने रैप्स मार रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पर्सन ए है वो 10 रिपीटेशन, पर्सन ए जो है हमारा, वो क्या करता है, 10 रैप वो 120 सेकंड में मार लेता है। 120 सेकंड के अंदर वो 10 रिपीटेशन कर लेता है। और जो पर्सन बी है, वो ही डंबल को उठा करके, जो उसकी पोजीशन थी, उस पोजीशन को, उस रिपीटेशन को कंप्लीट करने में, उन्हीं 10 रैप को कंप्लीट करने में वो 100 सेकंड का समय ले रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कार्य है वो किसके द्वारा जल्दी खत्म किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो पर्सन बी है उसके द्वारा कार्य जल्दी खत्म किया जा रहा है। तो हम कह देंगे कि भाई पर्सन बी में ज्यादा शक्ति है, क्योंकि उसने जल्दी कार्य खत्म कर लिया है। तो फिजिक्स में भी कार्य का जो परिभाषा है वो कुछ इसी समान है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। यही इसकी इतनी छोटी सी डेफिनेशन है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति की कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। मतलब P बराबर W/T, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको। यदि T सेकंड में W कार्य किया जाए तो P बराबर W/T है। ताक्षणिक शक्ति निकालने के लिए अगर हमें किसी एक पॉइंट पर, किसी क्षण विशेष पर अगर हमें किसी वस्तु के शक्ति पूछ ली जाए तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पर dw को हम ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हमें क्या मालूम है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पर कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा है, कार्य बराबर हमने पढ़ा है बल इंटू विस्थापन। और जब वो कार्य, जब हम छोटे अमाउंट में ले लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में जब हम कार्य को पढ़ते हैं, हमने ग्राफ बना करके देखा भी था, तो वहां हम क्या देख लेंगे, F इंटू ds लिख लेंगे इस चीज को। अब यहाँ पर जो ds/dt होता है, भाई यहाँ पर dw को क्या लिख लिया, F इंटू ds लिख लिया है। अब ds/dt को, क्या ds/dt को मैं dv नहीं लिख सकती हूँ, है ना। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग ही तो होता है। तो यहाँ से ds/dt को वेग पुट कर लिया है। और F.v, क्यों, आप जानते हो कि ये एक अदिश गुणनफल है सदिश राशियों का, तो हम इसके आगे cos थीटा लगाएंगे। तो किसी भी वस्तु की जब आपको ताक्षणिक शक्ति पूछ ली जाए तो आपको सूत्र लगाना है F.v cos थीटा, जहां पर F क्या है, बल है, V वस्तु का वेग है, और थीटा जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो। F आरोपित बल है, ताक्षणिक वेग है, थीटा बल तथा वेग की दिशाओं के बीच का कोण है। अब जो हमारा शक्ति है, इसका इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट। वॉट जो है इसका एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट। कौन सा वाला, WATT वाला वॉट। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट। बहुत छोटा सा था शक्ति में, बस आपको इतना सा ही पढ़ना है कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर W/T। यही अगर आपको ताक्षणिक शक्ति निकालने के लिए बोल दिया तो ताक्षणिक को हम बहुत छोटे समय के लिए देखते हैं कि बहुत छोटे पॉइंट पर उस वस्तु की शक्ति, उस व्यक्ति की शक्ति या फिर कार्य करने की दर क्या थी,
तो बहुत छोटे समय के लिए हम DW लिख लेंगे, और बहुत कम समय में वो कार्य कर रहा होगा तो DT लिख लेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि DS बटा DT को हम DV लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब आप इस तरीके से यहाँ पर इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा FV cos थीटा। एक चीज आप और याद रखोगे कि अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर जिसे हम कहते हैं। तो एक अश्व शक्ति भी हम याद रखेंगे किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। इसको हम इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं। सेम ही है। इस चीज को भी हम ध्यान यहाँ पर रखेंगे कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। बस इतना सा ही था। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं टक्कर, संघट्ट, कोलिजन। यहाँ पर मैं इसे टक्कर बोलूंगी, इसको हम टक्कर भी कहते हैं, तो यहाँ मैं टक्कर लिख लेती हूँ। क्या होता है टक्कर, दो या दो से अधिक कणों की आपस में टक्कर या अन्योन्य क्रिया जिसमें उनके मध्य एक शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए कार्य करता है, उसे हम टक्कर कहते हैं। तो टक्कर या फिर कोलिजन दो कणों के आपस में, जरूरी नहीं है, देखो एक तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जब भी हम टक्कर की बात करें तो दो चीजें आपस में संपर्क में आए, बिना संपर्क में आए भी टक्कर हो सकती है। कैसे टक्कर हो सकती है, जैसे जो दर्दपुर का एक्सपेरिमेंट था उसमें अल्फा पार्टिकल्स को जब हमने बॉम्बार्ड कराया था गोल्ड फॉइल पर, तो क्या हुआ था, अल्फा कण जो है वापस लौट आए थे। वहां पर अल्फा कण जो है वो नाभि में मौजूद प्रोटॉन से जाकर टकराए नहीं थे, सिर्फ एक बल के कारण ही वो वापस लौट आए थे। तो जब भी हम टक्कर की बात करते हैं तो अगर आप बड़े लेवल पे बात करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो बहुत बड़े हैं, तो उनके बीच में हो सकता है कि दो कण आपस में संपर्क में आए। लेकिन जब कण ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल होता है कि वो बिना संपर्क में आए एक दूसरे के ऊपर एक बल आरोपित करके एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से टकरा करके बल की वजह से वो एक दूसरे से दूर चले जाए, या फिर उनके बीच में जो बल लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल के जो कण थे वहां पर क्या था, विद्युत बल लग रहा था ना, विद्युत आवेश बल लग रहा था, दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, जिसके कारण वो एक दूसरे से रिपेल होकर के पीछे होकर के वापस आ गए थे। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर संपर्क में आए चीजें। अन्योन्यन क्रिया क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में दोनों पर कोई ना कोई यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं अन्योन्य क्रिया को म्यूचुअल इंटरेक्शन। जिसमें उनके मध्य एक शक्तिशाली बल बहुत कम समय के लिए लगता है, उसे हम संघट्ट या फिर टक्कर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लो कि आपके पास में दो द्रव्यमान थे M1 और M2। शुरुआत में प्रारंभ में M1 जो था हमारा U1 वेग से गतिमान था और M2 जो था हमारा U2 वेग से गतिमान था। M1 व M2 द्रव्यमान के कण संघट्य से पूर्व U1 व U2 वेग से तथा संघट्ट के बाद मान लो इन दोनों में टक्कर हुई होगी। अब ये टक्कर कब पॉसिबल है, ये टक्कर तभी पॉसिबल है जब U1 ज्यादा हो U2 से। बताती हूँ कैसे। इन दोनों में आपस में टक्कर हुई है, यहाँ पर इन दोनों में टक्कर हुई और टक्कर के पश्चात ये दोनों फिर से गतिमान हो गए V1 तथा V2 वेग से। इतनी सिचुएशन समझ में आई। कोई दो कण थे M1 तथा M2, वो टक्कर से पूर्व U1 तथा U2 वेग से गतिमान थे, उन दोनों में टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद में वो दोनों V1 तथा V वेग से गतिमान थे।
तब संवेग संरक्षण के द्वारा, अब जब भी टक्कर होती है, वैसे तो हम देखेंगे कि टक्कर जो है अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जब भी टक्कर होती है तो संवेग जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी प्रकार की टक्कर में संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जब m1 तथा m2 दो कण u1 तथा u2 वेग से गतिमान थे, तो टक्कर के बाद में उनका वेग v1 तथा v2 हुआ। अब यहाँ पर टक्कर से पूर्व इसका वेग कितना हो, इसका संवेग कितना होगा, m1 u1। टक्कर से पूर्व m2 का संवेग कितना होगा, m2 u2। टक्कर से पूर्व दोनों का कुल संवेग कितना होगा, टक्कर से पूर्व दोनों का कुल संवेग कितना होगा, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ टक्कर से पूर्व दोनों कणों का जो कुल संवेग है वो बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के पश्चात जो हमारा पहला कण है उसका संवेग कितना होगा, इसको डैश से बता देते हैं, m1 v1। और टक्कर के पश्चात जो हमारा दूसरा कण है उसका संवेग कितना होगा, m2 v2। तो टक्कर के पश्चात दोनों कणों का कुल संवेग कितना होगा, तो p1 डैश प्लस p2 डैश बोल सकती हूँ मैं, p1 डैश तथा p2 डैश बोल सकती हूँ। और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ दोनों का टोटल हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2। अब जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी निकाय में हमारा संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय में जब बाह्य बल शून्य हो, मतलब आप किसी भी निकाय में किसी भी सिस्टम के ऊपर जब आप बाहर से कोई बल आरोपित नहीं कर रहे हो, तो उस समय जो दोनों कण होंगे या फिर उस सिस्टम, या पे हम दो कणों की बात करें तो दो कणों का सिस्टम हो गया, दो कणों का निकाय हो गया। तो जब यहाँ पर बाहर से कोई भी बल हमने नहीं लगाया है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस निकाय का जो टोटल संवेग है वो बराबर रहेगा। इस निकाय के अंदर जो प्रारंभिक संवेग होगा कणों का, वो कणों के अंतिम संवेग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से संवेग संरक्षण के नियम से मैं क्या कह सकती हूँ, संवेग संरक्षण के नियम से मैं कह सकती हूँ कि Pt बराबर, मतलब टक्कर से पहले का जो संवेग है वो बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद के संवेग के। यहाँ से जिसको मैं ऐसे लिख दूं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, बस इतना सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हमारे टक्कर है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दिशा के आधार पर हमने इनको बांट रखा है और गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर भी हमने यहाँ पर टक्कर को अलग अलग तरीके से बांट रखा है। सबसे पहले प्रत्यास्थ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन या फिर प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। भाई प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर या फिर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में हम इसको किस तरीके से देखते हैं, गति के संरक्षण के आधार पर देख रहे हैं, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर हम यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर हम टक्कर को तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। किस बेसिस पर है, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर। सबसे पहले तो होता है हमारा प्रत्यास्थ टक्कर, सबसे पहले तो होती है हमारी प्रत्यास्थ टक्कर जिसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। फिर होता है हमारा अप्रत्यास्थ टक्कर, और तीसरा हमारा होगा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर तीन प्रकार के होंगे भाई। इनमें मेजरली अंतर क्या है, और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम।
देखो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन या फिर प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर कुल संवेग तो संरक्षित रहेगा, कुल गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और कुल ऊर्जा भी। देखो, सिस्टम की कुल ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहेगी। अगर दो कण आपस में टकरा रहे हैं तो हो सकता है टकराने की वजह से वहां पर ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, या फिर प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न हुई हो, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा वहां पर हीट भी, ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न हुई हो। तो किसी भी प्रकार के संवेग में आपका, किसी भी प्रकार के टक्कर में आपका संवेग तो संरक्षित रहता ही है, तथा कुल ऊर्जा, पूरे निकाय की कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। लेकिन गतिज ऊर्जा जो है वो कभी संरक्षित रहती है और कभी संरक्षित नहीं रहती है। तो जो यहाँ पर हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है, जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और बात करेंगे। और यहाँ पर जो वस्तु पर बल आरोपित होता है उसकी प्रकृति कैसी होगी? संचारी संरक्षी प्रकृति का बल जो है वस्तु पर आरोपित होता है। यहीं पर अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है? कुल संवेग तो संरक्षित रहेगा, निकाय की कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा वहां पर संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा वहां पर, अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है और कार्यद बल जो होता है वो असंरक्षी होता है। तो यहां हम एक लिख लेंगे पॉइंट कि यहां पर गतिज ऊर्जा असंरक्षित होती है, या फिर संरक्षित नहीं होती भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। फिर आता है पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ टक्कर में अंतर क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है यहाँ पर भी। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड में कि जब भी दो कणों की टक्कर हो रही है तो यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि जो हमारे दो कण हैं वो टक्कर के बाद में आपस में चिपक जाए, जैसे कि हम किसी वस्तु को गोली मारते हैं, है ना? तो गोली मारने के बाद में क्या होता है, जो गोली है वो वस्तु के अंदर धस जाती है। तो यहाँ पर वस्तु और गोली दो अलग अलग चीजें थी, और टक्कर के बाद में जो हमारी बंदूक की गोली होती है वो वस्तु से ही सट जाती है, वस्तु के साथ ही रह जाती है और अलग नहीं होती है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर तो क्या है, कण हमारे टकराएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। अप्रत्यास्थ टक्कर में भी यही होता है कि कण हमारे टकराएंगे और टक्कर के पश्चात अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहती है, और जब हमारे दो कण, कौन कौन से कण हैं भाई, कण बना लेते हैं हमारे। जब हमारे ये प्यारे से दो कण M1 और M2 आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात ये आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों एक ही वेग से गतिमान होते हैं। मतलब टक्कर के बाद में M1 और M2 आपस में चिपक जाएंगे और दोनों एक ही वेग से गति करने लगेंगे। तो हमने क्या देखा है कि गतिज ऊर्जा के आधार पर हम टक्कर को तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर, जिसमें हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, वे टक्कर के पश्चात जो कण हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसमें हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, टक्कर के पश्चात कण अलग अलग हो जाएंगे। तीसरी है हमारी पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर, जिसके अंदर क्या होगा, एक मिनट में करेक्शन कर लेंगे। पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर है ये। पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसके अंदर क्या होगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित तो नहीं रहती है, साथ ही साथ टक्कर के बाद में, कोलिजन के बाद में जो दो कण आपस में टकराए थे वो एक दूसरे से चिपक के रहेंगे, सट जाएंगे एक दूसरे से, और टक्कर के बाद दोनों एक ही वेग से गति करने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया है, दो के तो हमने मेन पॉइंट देख लिए हैं, तीसरे के भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर की और मेन बात क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमें पहले नॉर्मल वाले दिखे। अब देखो कि दिशा के आधार पर भी हम टक्करों को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। वैसे इसका मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा
अप्रत्यास्थ टक्कर होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में बस यही अंतर है कि इसके अंदर टक्कर के बाद में जो कण है आपस में चिपके रह जाते हैं और दोनों के अंदर ही गतिज ऊर्जा जो है वो असंरक्षित रहती है और दोनों के अंदर ही जो कार्यत बल है वो असंरक्षित बल होता है। अच्छा, दिशा के आधार पर हम टक्कर को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। दिशा के आधार पर कौन कौन से है? तो भाई दिशा के आधार पर हमारे पास में है एक विमीय टक्कर, एक विमीय टक्कर, दूसरा है हमारा द्विविमीय टक्कर। क्या अंतर है इनमें? भाई जब हमारे कण एक सीधी रेखा में गति कर रहे हो, हमने एक विमीय गति के बारे में भी पढ़ा है ना। एक विमीय गति में क्या होता है कि जो हमारी वस्तु है वो एक सीधी सरल रेखा में गति करती है या फिर एक ही विमा होती है मतलब उसकी। और हमने द्विविमीय भी पढ़ा है जिसके अंदर आपका जो कण है वो एक्स एक्सिस में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस गति करता है, फिर डिस्टेंस कवर करता है, और वाई अक्ष की दिशा में भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है या फिर गति करता है। इसी प्रकार से टक्कर भी दो प्रकार की होती है, सबसे पहले हमारी एक विमीय गति और फिर हमारी द्विविमीय गति। तो ऐसी गति जो सिर्फ एक ही दिशा में हो रही हो, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष ही दोनों कण जो है हमारे गति कर रहे हैं, ये भी एक्स अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, ये भी एक्स अक्ष के सापेक्ष, केवल एक्स अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है। तो ये कैसी टक्कर होगी इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में होगी एक विमीय टक्कर। यहाँ पर ये u1 वेग से गतिमान है, यहाँ पर ये u2 वेग से गतिमान है। और टक्कर के बाद में भी ये दोनों एक ही अक्ष में गति करेंगे और वो होगी हमारी एक्स अक्ष। टक्कर के बाद भी ये दोनों जो कण हैं वो हमारे एक ही अक्ष में यानी कि एक्स अक्ष में ही गतिमान हमें नजर आएंगे। मतलब यहाँ पर टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात जो हमारे कण हैं वो एक ही सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। पहले भी एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान थे और अभी भी एक्स अक्ष के अनुदिश ही गतिमान है। तो दिशा में यहाँ पर गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक्स अक्ष के सापेक्ष टक्कर से पूर्व चल रहे थे और एक्स अक्ष के सापेक्ष ही ये टक्कर के बाद में चल रहे हैं। तो इस प्रकार की टक्कर को हम क्या बोल देंगे? एक विमीय टक्कर बोल देंगे। और यहाँ पर जो गति है सिर्फ एक्स अक्ष के सापेक्ष हो रही है, इसीलिए इसको एक विमीय बोल रहे हैं। द्विविमीय टक्कर में क्या होता है? द्विविमीय टक्कर में क्या होगा? अब देखो, द्विविमीय टक्कर में क्या होता है कि आपका एक कण है ये m1 और दूसरा कण है ये m2। हो सकता है कि m1 हमारा किसी और दिशा में गतिमान था और हमारा m2 जो है वो किसी और दिशा में गतिमान था, या फिर हो सकता है कि ये रेस्ट पर हो। तो द्विविमीय गति में क्या होता है? टक्कर के पश्चात दोनों कणों की जब टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात हमारे जो दोनों कण हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग कोणों पर चले जाते हैं। मतलब उनकी जो गति की दिशा होती है वो एक दूसरे से अलग अलग कोण पर होती है। तो यहाँ पर हम द्विविमीय टक्कर भी इसको बोल सकते हैं या फिर इसको हम तिर्यक टक्कर भी बोलते हैं। यहाँ पर टक्कर के पश्चात कण विभिन्न कोणों पर गतिमान होते हैं। यहाँ पर टक्कर के पश्चात जो हमारे कण हैं वो विभिन्न कोणों पर गतिमान होते हैं। आगे इसका हमारे पास में एक डिटेल्ड डायग्राम है तो वहां से आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर वेलोसिटी और वेलोसिटी 2 मतलब कण का अंतिम वेग, कण एक का अंतिम वेग और कण दो का अंतिम वेग निकालने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल इस सूत्र से भी हम कणों के अंतिम वेग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ये सभी प्रकार की टक्कर में लागू भी होता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इस सूत्र से भी कणों का अंतिम वेग निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलेंगे।
पूर्णता एक विमीय टक्कर, एक विमीय टक्कर के अंदर वह संघटक जिसमें टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं संयुक्त होकर एक ही वेग से गतिशील होती है, इस प्रकार की टक्कर को पूर्णतः एक विमीय इस प्रकार की टक्कर को पूर्णतः एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे पास में दो कण हैं और दोनों कण जो है टक्कर के पश्चात संयुक्त होकर, क्या है, संयुक्त होकर, पूर्णता एक विमीय टक्कर है ना, बताया था ना मैंने आपको। देखो, पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर बताया था ना, तो यहाँ पर क्या है, ये पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर ही है, लेकिन एक विमीय क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि जो हमारे कण है वो एक ही अक्ष के सापेक्ष है ना, एक ही अक्ष के सापेक्ष गतिमान है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके जो गति करने की दिशा है वो दोनों एक ही है, दोनों ही एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्णता एक विमीय टक्कर में क्या है कि वस्तु जो है, दोनों वस्तुएं जो है गति कर रही है, टकराएगी, एक ही दिशा में गति कर रही है, और टकराने के बाद में, क्योंकि ये पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो टकराने के बाद में हमारे दोनों संगठक, हमारे जो दोनों पार्टिकल हैं, वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और दोनों एक ही वेग से गतिमान हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि टकराने के बाद में दोनों एक ही वेग से गतिमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या इस चीज को मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि यहाँ पर इसका संवेग कितना हो जाएगा, P1 बराबर m1u1, इसका संवेग कितना हो जाएगा, P2 बराबर m2 u2। अब यहाँ पर दोनों जो कण है हमारे आपस में चिपक गए हैं, तो पहले कण का संवेग कितना हो जाएगा, पहले कण का टक्कर के बाद में संवेग कितना हो जाएगा, m1v, क्योंकि दोनों की जो वेग है वो समान है, और दूसरे कण का टक्कर के पश्चात संवेग कितना हो जाएगा, m2v। अब यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 प्लस P2, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। वैल्यू हम अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v प्लस m2v। अब यहां से मैं v कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 और v। तो यहां से अगर ये m1 और m1 प्लस m2 अगर नीचे चला जाएगा तो आप v का मान भी निकाल सकते हो। तो बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है भाई। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या है कि टक्कर के पश्चात जो कण है दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और दोनों कण एक ही वेग से गतिमान होने लगेंगे। यहाँ बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब टक्कर से पूर्व हमें हमेशा क्या मानना है कि टक्कर से पूर्व हमारा जो कण एक होगा उसका प्रारंभिक वेग कण दो से ज्यादा होगा। भाई देखो, दो लोग एक व्यक्ति चल रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो u1 वेग से गतिमान है, दूसरा व्यक्ति है जो u2 वेग से गतिमान है। भाई u1 तथा u2 ये दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे से टकराएंगे कब, जब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो ये आकर इसको टक्कर मारेगा। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो आगे वाले को टक्कर मारेगा। तो यहाँ पर हमने सिचुएशन क्या ली है कि जो हमारा पहला कण था उसका प्रारंभिक वेग जो है वो दूसरे कण की अपेक्षा ज्यादा था। तो इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है, इस कंडीशन से कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो आगे वाले को टक्कर मारेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ। और गतिज ऊर्जा में हास्र हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके की जो अप्रत्यास्थ टक्कर है, इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जो गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती है। यहाँ पर जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो हीट के फॉर्म में या फिर साउंड के फॉर्म में जो है क्षय हो जाती है, निकल जाती है। पूर्णता जो है यहाँ पर संरक्षित नहीं रहती है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के अंदर क्या चेंज आएगा, इतना बड़ा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गतिज ऊर्जा के अंदर जो चेंज आएगा वो क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस, अच्छा आपको पहले पूरे सिस्टम की निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले पूरे सिस्टम की आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोनों कणों की, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोनों कणों की, हाफ m1u1 प्लस हाफ m2u2 माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों कणों की
हाफ m1 v1 प्लस हाफ m2 और v2। इससे भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। भाई हम टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल गतिज ऊर्जा टक्कर के पहले और टोटल गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद में निकाल करके भी अगर हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट चाहो तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, द्विविमीय संघट या फिर तिर्यक संगठन। दो कणों के मध्य वह टक्कर जिसमें टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात कण एक ही तल या फिर भिन्न भिन्न कोण, मतलब यहाँ पर जो कण है वो टक्कर के पश्चात एक दूसरे से अलग अलग कोण पर गतिमान होंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा कण है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष था गतिमान u1 वेग से, और हमारा कण जो दो था वो विराम अवस्था में था। यहाँ पर हमें यही कंडीशन लेनी है। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर हमारा जो u2 है वो तो हमने विराम अवस्था में मान लिया है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो गई एक तरीके से कि पीछे वाले कण की जो वेग है दूसरे कण से ज्यादा है। यहाँ पर ये कण जाकर के इससे टकराएगा और टकराने के पश्चात जो हमारा m1 कण है वो ऊपर की तरफ, हमने अज्यूम करा है ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो कण 2 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर टक्कर के पश्चात जो हमारा कण 1 है वो v1 वेग से गतिमान होगा, और जो हमारा कण 2 है वो v2 वेग से गतिमान होगा। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से इसलिए दर्शाया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोण है, यहाँ पर जो हमारे कण है वो अलग अलग कोणों पर गतिमान है, जिसकी वजह से इनका जो वेग है वो भी अलग अलग एक्सिस या फिर अलग अलग सापेक्ष होगा। यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है v1 वो क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा प्लस v1 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके सापेक्ष अलग वेग होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष अलग वेग होगा और वाई अक्ष के सापेक्ष अलग वेग होगा इस वजह से। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास में, अच्छा इसका डेरिवेशन हमारे अगेन सिलेबस में नहीं है, तो हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि अगर टक्कर प्रत्याश टक्कर है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, KI बराबर KF, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को। और जो हमारा यहाँ पर द्विविमीय या फिर तिर्यक टक्कर है, इसके लिए जो हमारा संवेग है x तथा y दिशा में वो संरक्षित रहता है, और x दिशा में जो संवेग है आप उसको इस प्रकार लिखोगे, और जो y दिशा में जो संवेग है उसको आप साइन थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके लिखोगे। अच्छा यहाँ पर जो हमारा y दिशा के अंदर ये m1 u1 और m2 u2 का वैल्यू है ना, ये 0 हो गया है y दिशा के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा कण था m1 वो प्रारंभ में, जो हमारा कण था m1 वो प्रारंभ में x दिशा के सापेक्ष गति कर रहा था। यहाँ पर इसकी y अक्ष में तो कोई गति है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो v1y होगा ना वो 0 हो जाएगा। किसके लिए? जो हमारा u1y है वो 0 हो जाएगा, किसके लिए? पहले कण के लिए, क्योंकि जो हमारा पहला कण था ना वो सिर्फ x अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, y अक्ष के सापेक्ष वो प्रारंभ में गति नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, u1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम y अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो u1y हमारा 0 हो जाएगा। और जो हमारा कण 2 था वो हमारा प्रारंभ में कैसे था, विराम अवस्था में था, तो वो हमारा u2 वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, हमारे पास में जो वेग है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेग हो जाएगा m1 v1 sin थीटा, क्योंकि ये कौन सा वेग है, टक्कर के बाद का वेग है और दो अलग अलग दिशाओं में, इसलिए sin थीटा और cos थीटा का मान हमने यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर sin थीटा 2 इसलिए है क्योंकि जो हमारा कण है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ यहाँ पर आया है, इस वजह से यहाँ पर हमारा sin थीटा के अंदर जो मान है वो नेगेटिव आ गया है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि वो नीचे की तरफ है। टक्कर के पश्चात सापेक्ष वेग तथा टक्कर से पहले सापेक्ष वेग का अनुपात तथा प्रत्यावस्थन गुणांक कहते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि दो कण हैं m1 तथा m2, ये u1 वेग से गतिमान है, ये u2 वेग से गतिमान है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था कि u1 जो है वो u2 से ज्यादा होगा, तभी तो जाकर के इसे टकराएगा। तो u1 u2 के साथ पास में किस
गति से जा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर m1 जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और जो m2 है मेरा वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो m1 m2 के पास में कितने वेग से पहुंच रहा है, इस तक पहुंचने की गति कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि मैम m1 और m1 जो है m2 के पास में 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अप्रोच कर रहा है। m1 जो है m2 के पास में इस वेग से जा रहा है, क्योंकि इसका 20 है इसका 5 है, तो अप्रोच करने की, पास में जाने का जो वेग है वो कितना होगा? सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर टक्कर के बाद में दोनों का कुछ ना कुछ वेग होगा, इसका v2 होगा, इसका v1 होगा। अब टक्कर के बाद में m1 ने इसको m2 को टक्कर मारी है, तो यहाँ पर जो v2 है वो कुछ ना कुछ वेग से आगे की तरफ जा रहा है और v1 जो है इसके पीछे पीछे आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? टक्कर के बाद में जो v2 है वो यहाँ पर टक्कर के बाद में जो m2 कण है हमारा वो m1 से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर m2 का m1 से दूर जाने का सापेक्ष वेग क्या होगा? उन दोनों का ही। भाई यहाँ पर m1 से m2 तक पहुंचने का जो सापेक्ष वेग है और m1 का m2 से टक्कर के बाद में दूर जाने का जो सापेक्ष वेग है, उन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? उन दोनों के अनुपात को ही हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसका मैं आपको सूत्र भी बता देती हूँ कि कैसे हम इसे दर्शाते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का अनुपात है ये। तो हम लिखेंगे टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग और यहाँ क्या लिख देंगे हम? टक्कर के पूर्व आपेक्षिक वेग। कैसे याद करोगे इसको? इसको इस तरीके से याद करोगे, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा E बराबर, भाई इस दोनों में तो U1 ज्यादा था और टक्कर के बाद में V2 ज्यादा होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टक्कर के पश्चात V2 माइनस V1 और टक्कर के पूर्व U1 माइनस U2। अब यहाँ पर इस E का मान अगर 1 के बराबर आता है तो हमारी टक्कर कैसी है? पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर है। क्यों? क्योंकि पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर हमारा हमारा पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर U1 प्लस U2 बराबर होता है V1 प्लस V2 के। तो हमारा, और जो हमारा द्रव्यमान है वो तो फिक्स ही रहता है, द्रव्यमान का तो लॉस होता नहीं है। तो जो हमारा प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो हमारा यहाँ पर प्रत्यावस्थन गुणांक है, उसके लिए E का मान बराबर 1 रहता है और पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए हमारा जो मान है E का प्रत्यावस्थन गुणांक है वो 0 हो जाता है। क्योंकि पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा वेग है, जो हमारे दोनों कण है वो आपस में चिपक जाते हैं, और जब दोनों कण आपस में चिपक जाएंगे तो दोनों एक ही वेग से गतिमान होंगे, दोनों ही v वेग से गतिमान होंगे। तो टक्कर के पश्चात का जो आपेक्षिक वेग होगा अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर वो 0 आ जाएगा, तो प्रत्यावस्थन गुणांक भी हमारा यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड यूनिट थी जिसको भी हमने आज खत्म कर लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से जो हम अगले लेक्चर में इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। मिलती हूँ आपसे नए लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।